जब भी हम किसी युद्ध या बड़े सैन्य टकराव के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मतलब एक शतरंज के खेल जैसी छवि बनती है ना? हाँ बिल्कुल, मोहरों की चाल, एकदम साफ नियम, एक तय रणनीति और अंत में जीत या हार का एक बहुत ही स्पष्ट फैसला। बिल्कुल, एक नपी तुली बिसात जहां हर कदम का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या हो अगर कोई अचानक उस शतरंज की बिसात को ही पलट दे और फिर पूरे कमरे में आग लगा दे। ओह, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति होगी, है ना? और आज 11 अप्रैल 2026 है। आज हमारे सामने इस टेबल पर जो रिसर्च फाइल्स और दस्तावेजों का ये भारी अंबार पड़ा है, ये सिर्फ किसी आम युद्ध के मैदान का ब्यौरा नहीं है। आज के इस डीप डाइव का मकसद ये है कि हम उस भू राजनीतिक आग को समझें जिसने केवल 6 हफ्तों के भीतर, हाँ सिर्फ 6 हफ्तों में वैश्विक अर्थव्यवस्था, पूरे मध्य पूर्व के नक्शे और यहाँ तक कि भारत की घरेलू स्थिति को भी पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारा आज का जो ये विश्लेषण है वो पूरी तरह से इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे 2026 का ये ऐतिहासिक अमेरिका ईरान युद्ध सिर्फ हवा में उड़ने वाली मिसाइलों तक सीमित नहीं रहा। इसने आधुनिक युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। सच में। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ। हम आज जो भी बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से हमारे पास मौजूद मूल स्रोतों और दस्तावेजों पर आधारित है। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम यहाँ किसी भी पक्ष का, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर ईरान हो, हम किसी का भी कतई समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से तटस्थ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टकराव की, इस महायुद्ध की शुरुआत आखिर हुई कैसे? मतलब दस्तावेज क्या बताते हैं? देखिए, दस्तावेज साफ बताते हैं कि ये कोई रातों रात हुआ हमला नहीं था। इसके बीच तो कूटनीतिक विफलता में ही बो दिए गए थे। खासकर 2025 और 2026 में मस्कट और जेनेवा में जो JCPOA यानी वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। हाँ, वही जिसे आम बोलचाल में ईरान परमाणु समझौता कहा जाता है। तो जब ये वार्ता पूरी तरह से टूट गई, विफल हो गई, तो कूटनीति के तो सारे रास्ते ही बंद हो गए। राइट। और उसी समय ईरान अपने घर में भी एक बहुत गहरे आर्थिक संकट और बड़े विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा था। मतलब उनके घरेलू मोर्चे पर भारी अस्थिरता थी। और मुझे लगता है कि यहीं पर अमेरिका और इजराइल ने, मतलब उन्होंने इस कमजोरी को एक अवसर की तरह देखा, है ना? बिल्कुल। उन्हें लगा कि ईरान भीतर से कमजोर हो चुका है और यही एकदम सही समय है सीधे सैन्य हमले का। और फिर 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हुई। बाप रे, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। मैंने पढ़ा कि इसके तहत 13,000 अलग-अलग ठिकानों पर बमबारी हुई थी। जी हाँ, 13,000 ठिकाने। और दस्तावेजों के अनुसार उनका मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों को कमजोर करना नहीं था, बल्कि ईरान की परमाणु क्षमताओं को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना और शायद सत्ता परिवर्तन लाना था। अमेरिका ने तो अपने B-2, B-1 और B-52 जैसे भारी बॉम्बर विमानों का पूरा बेड़ा ही उतार दिया था। इन विमानों का काम था जमीन के बहुत नीचे पहाड़ों और कंक्रीट के भीतर बने नतांज और फोर्डो जैसे परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराना। अच्छा। और उसी समय इजराइल क्या कर रहा था? इजराइल की वायुसेना ने इतिहास का अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया। लगभग 200 लड़ाकू विमान एक साथ उड़े। 200 विमान एक साथ? हाँ, और उन्होंने अपनी नई ब्लैक स्पैरो मिसाइलों का इस्तेमाल किया। और पता है उनका सीधा निशाना कहाँ था? तेहरान के बिल्कुल दिल में, पास्चर स्ट्रीट पर। और इसी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामनेई की मृत्यु हो गई। ओहो, मतलब सीधे शीर्ष नेतृत्व पर प्रहार। बिल्कुल। लेकिन जो चीज इस हमले को आधुनिक इतिहास का सबसे अनोखा ऑपरेशन बनाती है, वो सिर्फ आसमान से गिरे बम नहीं है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था और ये मुझे मतलब सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगा, है ना? इजरायली हैकर्स ने 60 घंटे तक, पूरे 60 घंटे तक ईरान का इंटरनेट लगभग पूरी तरह ठप कर दिया। उनकी कनेक्टिविटी गिरकर सिर्फ 1% रह गई थी। सिर्फ 1%। और इंटरनेट बंद करने के साथ साथ उन्होंने एक ऐप को भी हैक किया था ना? कोई नमाज का ऐप था। हाँ, बादेसबा। राइट, बादेसबा। अब मुझे एक बात बताइए, एक नमाज ऐप को हैक करने का क्या तुक है युद्ध के बीच में? इसके पीछे बहुत ही गहरी, मतलब एकदम अचूक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी।
बादेस्बा ऐप का इस्तेमाल मुख्य रूप से ईरान के धार्मिक नागरिक और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सैनिक करते हैं। ये ऐप उन्हें प्रार्थना का समय बताता है। तो हैकर्स ने क्या किया, उन्होंने इस ऐप के जरिए सीधे IRGC सैनिकों के फोन पर मैसेज भेजने शुरू कर दिए। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था। उन्हें बताया जा रहा था कि तुम्हारे नेता मारे जा चुके हैं और अब तुम्हें सेना छोड़कर दल बदल कर लेना चाहिए। ओह, तो मतलब दिमाग से भी खेल रहे थे। ठीक है, चलिए इस पूरी चीज को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अमेरिका और इजराइल ने डिकैपिटेशन डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया, यानी सीधे लीडर को खत्म कर दो। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये किसी देश के नर्वस सिस्टम पर, उसके तंत्रिका तंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसा है? मेरा मतलब है, अगर आप इंसान के शरीर में दिमाग को ही उड़ा दें तो शरीर के बाकी हिस्से यानी सेना, वो तो अपने आप काम करना बंद कर देंगे ना? क्या उनका यही सोचना था? ये नर्वस सिस्टम वाली एनालॉजी सुनने में तो बहुत तार्किक लगती है और शायद पश्चिमी रणनीतिकारों ने भी बिल्कुल यही सोचा होगा। लेकिन यहां मैं थोड़ा असहमत हूं, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। अच्छा, कैसे? देखिए, इंसान के शरीर में दिमाग कटने से शरीर मर जाता है, लेकिन ईरान का सैन्य ढांचा, खासकर IRGC, वो किसी इंसान के नर्वस सिस्टम की तरह काम नहीं करता। वो एक केचुए की तरह काम करता है। एक केचुए की तरह? ये तो बहुत ही दिलचस्प तुलना है। मतलब केचुआ कैसे? जी, अगर आप केंचुए को 2 या 3 हिस्सों में काट दें तो क्या वो मर जाता है? नहीं, वो तो हिलता रहता है। बिल्कुल, उसके कटे हुए हिस्से भी स्वतंत्र रूप से जिंदा रहते हैं और हरकत करते हैं। IRGC का ढांचा बेहद ऑटोनॉमस है, यानी विकेंद्रीकृत है। आयतुल्ला खामेनी की मृत्यु से बेशक ऊपर एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया, लेकिन जो स्थानीय कमांडर थे उनके पास स्वतंत्र रूप से जवाबी कार्रवाई करने के अधिकार भी थे और हथियार भी। वो पंगु नहीं हुए। ओहो, तो मतलब दिमाग कटने के बाद भी शरीर लड़ रहा था? जी हाँ, और यही बात हमें युद्ध के दूसरे चरण में ले जाती है, ऑपरेशन रोरिंग लायन। ईरान की पारंपरिक सेना, उनकी वायु रक्षा प्रणाली, नौसेना सब तबाह हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा पलटवार किया जिसकी उम्मीद शायद पश्चिमी देशों ने सपने में भी नहीं की थी। और वो पलटवार पारंपरिक नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने पारंपरिक युद्ध की जगह असिमेट्रिक या असम्मित युद्ध का रास्ता चुना। ईरान ने 1252 बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 2328 आत्मघाती ड्रोन दागे। बाप रे, इतने सारे! हाँ, लेकिन सबसे अहम बात यह नहीं है कि हथियार कितने थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका निशाना कौन था। उन्होंने सिर्फ इजराइल पर हमला नहीं किया था। नहीं, उन्होंने पूरे मध्य पूर्व में फैले अमेरिका के सहयोगियों और आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ को निशाना बनाया। तो अगर मैं इसे सही से समझ रही हूं, तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के हार्डवेयर पर, यानी उनके सैन्य ठिकानों पर हमला किया, लेकिन ईरान ने पलटकर पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर पर हमला कर दिया। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। बिल्कुल यही हुआ। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में पाम जुमेरा और बुर्ज अल अरब जैसे आलीशान इलाकों को तो नुकसान पहुंचाया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने 3 अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS के डेटा सेंटरों पर सीधा हमला कर दिया। अरे बाप रे, AWS डेटा सेंटर पर मिसाइल? हाँ, और इतना ही नहीं, कतर की गैस रिफाइनरी पर ड्रोन हमला करके उनके 17% LNG निर्यात को रातों रात ठप कर दिया। ये तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा वार था। और ये युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व तक रुका भी नहीं, मैंने पढ़ा कि बात यूरोप तक पहुंच गई थी। बिल्कुल पहुंच गई। ईरान ने भूमध्य सागर में साइप्रस के भीतर जो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स बेस है अक्रोत्री, उस पर हमला कर दिया। ओहो! और इस एक कदम से उन्होंने सीधे तौर पर पूरे नाटो गठबंधन को, जिसमें ब्रिटेन, ग्रीस, फ्रांस सब आते हैं, उन्हें युद्ध में घसीट लिया। इन यूरोपीय देशों को मजबूरन अपने युद्धपोत तैनात करने पड़े। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि ईरान ने इतना बड़ा पलटवार किया, लेकिन अगर हम नुकसान के आंकड़े देखें तो ईरान की 90% नौसेना नष्ट हो गई थी, है ना? जी बिल्कुल, 155 जहाज डूब गए उनके। हाँ, और उनके आर्थिक ढांचे को $145 बिलियन का नुकसान हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी देश की नौसेना डूब चुकी है, सब कुछ तबाह हो चुका है, तो वो हार क्यों नहीं मान रहे? वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी घबराहट पैदा कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, यही तो आधुनिक युद्ध की सबसे डरावनी सच्चाई है। आज के समय में हार जीत इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास कितने सैनिक या जहाज बचे हैं।
तो किस बात से होती है? ताकत इस बात से मापी जाती है कि आप वैश्विक सप्लाई चेन को, आपूर्ति श्रृंखला को कितना बाधित कर सकते हैं। जब उन्होंने AWS डेटा सेंटर पर हमला किया तो वैश्विक क्लाउड कनेक्टिविटी हिल गई। जब कतर की रिफाइनरी जली तो ऊर्जा बाजार में हाहाकार मच गया और सबसे बड़ा हथियार, उनके पास होर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक करने की ताकत थी। राइट, होर्मुज जलडमरू मध्य, दुनिया के तेल व्यापार का सबसे संकरा और अहम रास्ता। बिल्कुल, उन्होंने दुनिया की नब्ज पर हाथ रख दिया था। एक सस्ता आत्मघाती ड्रोन भले ही किसी अमेरिकी युद्धपोत को ना डुबा पाए, लेकिन वो एक गैस रिफाइनरी को तबाह करके पूरी दुनिया को मंदी में धकेल सकता है। और यही वजह है कि पारंपरिक रूप से तबाह होने के बावजूद ईरान आज मोल भाव करने की स्थिति में खड़ा है। 100%। और उसी मोल भाव का नतीजा है कि आज 11 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद के सेरेना होटल में ये शांति वार्ता चल रही है। वैसे आमतौर पर तो हमने देखा है कि मध्य पूर्व के मामलों में ओमान या कतर मध्यस्थता करते हैं। इस बार पाकिस्तान कैसे? हालात बहुत बदल चुके हैं। कतर पे तो खुद ईरान ने हमला कर दिया था और बाकी खाड़ी देश भी अमेरिका की मदद कर रहे थे, तो ईरान की नजर में वो निष्पक्ष नहीं बचे। समझ गई। ऐसे में पाकिस्तान सामने आया और दस्तावेज बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उन पर बहुत भरोसा करते हैं। अच्छा, लेकिन जो रिपोर्ट्स इस्लामाबाद से आ रही हैं वो बताती हैं कि ये जो सीज फायर है ये किसी भी पल टूट सकता है। दोनों पक्षों की मांगे एकदम अलग हैं। बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका का 15 सूत्री प्रस्ताव बहुत साफ है। उन्हें ईरान का पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण चाहिए, हॉर्मुज में मुफ्त नेविगेशन चाहिए और प्रॉक्सी नेटवर्क का खात्मा चाहिए। और इसके जवाब में ईरान क्या कह रहे हैं? वो तो 10 सूत्रीय प्रस्ताव लेके आए। हाँ, ईरान जो पूरी तरह तबाह हो चुका है, वो कह रहा है कि हॉर्मुज पर हमारी संप्रभुता मानो, वहां से गुजरने वाले जहाजों से हमें टोल वसूलने का अधिकार दो, सारे प्रतिबंध हटाओ और ऊपर से $145 बिलियन का हर्जाना भी दो। क्या बात कर रहे हैं? ये तो मतलब ये शांति वार्ता उन दो लोगों की तरह है जो एक ही शहर का नक्शा देख रहे हैं, लेकिन दोनों के नक्शे बिल्कुल अलग हैं। बहुत सही कहा आपने। अमेरिका के नक्शे में सिर्फ ईरान है, वो बस एक देश को हराना चाहते हैं, लेकिन ईरान का जो नक्शा है उसमें तो पूरा मध्य पूर्व शामिल है। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा पेच वो लेबनान क्लॉज है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। यही सबसे बड़ी उलझन है। ईरान चाहता है कि इस 14 दिन के सीज फायर में उसके सहयोगी, खास तौर पर लेबनान के हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जाए। वो चाहते हैं कि इजराइल लेबनान पर भी हमले रोकें, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसे सिरे से खारिज करें। वो कह रहे हैं कि युद्ध सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच है, लेबनान बीच में कहां से आ गया? तो जब तक ये दोनों एक ही नक्शे पर सहमत नहीं होते, ये बातचीत तो किसी भूल भुलैया से बाहर आ ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। खैर, अब इस कूटनीतिक भूल भुलैया से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हम जरा उस असर की बात करते हैं जो आम लोगों की जिंदगी पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। होर्मुज की नाकाबंदी सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई है। हाँ, इसका असर तो पूरी दुनिया पर है। और सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो है भारत, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसका इस युद्ध से कोई सीधा लेना देना नहीं था। भारत तो पूरी तरह तटस्थ था। देखिए, भारत तटस्थ जरूर था, लेकिन ऊर्जा के लिए, खासतौर पर कच्चे तेल और गैस के लिए, भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है। जब होर्मुज में नाकाबंदी हुई तो भारत की सप्लाई लाइन सीधे खतरे में आ गई। और इसके आंकड़े तो सच में डराने वाले हैं। मैंने पढ़ा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल के पार चला गया। जी हाँ, 120 के पार। और भारतीय रुपया गिरकर $1 के मुकाबले ₹92 के ऐतिहासिक निचले स्तर तक पहुंच गया। ओहो, ₹92। इसका सीधा असर तो रिजर्व बैंक पे पड़ा होगा। बिल्कुल पड़ा। आरबीआई को रेपो रेट 5.25% पर ही रोक कर रखना पड़ा और उन्हें वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.9% करना पड़ा। और अर्थशास्त्र की भाषा में जो दस्तावेजों में लिखा है, इस स्थिति को इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और टर्म्स ऑफ ट्रेड शॉक कहा जाता है। रुकिए, ये जो आपने भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए हैं ना, टर्म्स ऑफ ट्रेड शॉक, हमारे जो श्रोता अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए जरा इसे आसान भाषा में, इसका सीधा मतलब क्या है? क्या इसी वजह से भारत में अचानक सब कुछ महंगा होने लगा? मैं इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक बेकरी चलाती हैं। ठीक है। आप केक बनाती हैं, लेकिन उस केक के लिए जो आटा और चीनी है वो आप बाहर से किसी दूसरे शहर से खरीद कर लाती हैं। अब अचानक क्या होता है, जिस सड़क से आपका आटा आता था वहां कोई हादसा हो जाता है और सड़क बंद हो जाती है।
ओके। अब आपको अपना आटा किसी बहुत लंबे और मुश्किल रास्ते से लाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आटे का दाम दुगना हो गया। लेकिन बाजार में आपकी केक की कीमत तो उतनी है, कोई उसके दुगने पैसे तो देगा नहीं। हाँ, सही बात है। तो आपके आयात यानी बाहर से सामान मंगाने की कीमतें आपके निर्यात यानी सामान बेचने की कीमतों से बहुत ज्यादा बढ़ गईं। यही टर्म्स ऑफ ट्रेड शॉक है। ओह, अब समझिए। भारत युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन वैश्विक सप्लाई चेन मतलब दुनिया का व्यापार इतनी गहराई से जुड़ा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में महंगाई बाहर से आयात होकर यानी इंपोर्ट होकर आ गई। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब, और इसका असर सिर्फ एयरलाइंस पर नहीं पड़ा, जिन्हें यूरोप जाने के लिए लंबा रास्ता लेना पड़ा। इसका सीधा असर तो आम इंसान की थाली तक पहुंच गया। बिल्कुल पहुंचा। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी आयात करता है। 60%? जी। और गैस की कमी से जो हुआ वो भू राजनीति का सबसे अजीब उदाहरण है। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि एलपीजी संकट की वजह से डोमिनोज पिज्जा की जो ग्रोथ है वो गिरकर सिर्फ 0.2% रह गई। जरा सोचिए, क्योंकि उनके 95% स्टोर कमर्शियल एलपीजी पर चलते हैं। और बात सिर्फ पिज्जा की नहीं है। कोलकाता जैसे शहरों में तो मतलब रेस्टोरेंट मालिकों को अपने मेन्यू से बिरयानी तक हटानी पड़ी। हाँ, क्योंकि बिरयानी पकाने में बहुत गैस लगती है। मतलब ये सच में पागलपन है। मध्य पूर्व में कोई मिसाइल चलाता है और भारत में किसी के घर पिज्जा की डिलीवरी रुक जाती है या बिरयानी महंगी हो जाती है। हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला ऊर्जा बाजार पर कितनी निर्भर है, ये इससे साफ दिखता है। और सिर्फ खाना नहीं, एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी था। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। 10 मिलियन लोग। हाँ, और वो हर साल $51 बिलियन भारत भेजते हैं। ये पैसा कई राज्यों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाता था। युद्ध की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई और इन 1 करोड़ भारतीयों की नौकरियों पर सीधा खतरा आ गया। लेकिन देखिए, इतनी सारी मुश्किलों और इस भारी आर्थिक दबाव के बावजूद रिसर्च का एक हिस्सा मुझे बहुत अचरज में डालता है। भारत चुपचाप बैठकर सिर्फ तमाशा नहीं देख रहा था। बिल्कुल नहीं। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, जिसे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसका बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। जी, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा की। हाँ, और इसकी सबसे खास बात ये थी कि भारत ने मतलब अमेरिका के नेतृत्व वाले किसी भी नौसैनिक गठबंधन में शामिल होने से साफ मना कर दिया था, है ना? एकदम साफ इनकार कर दिया। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों को स्वतंत्र रूप से ओमान की खाड़ी में भेजा। उनका एक ही मकसद था, अपने एलपीजी और कच्चे तेल के जहाजों को सुरक्षित निकालना। जैसे वो पाइन गैस और जगलार्ड की जहाज। हाँ, और पता है उन्होंने ईरान की सेना से किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए क्या किया? उन्होंने अपने AIS सिस्टम पर लगातार ब्रॉडकास्ट किया, पाइन गैस इंडियन शिप। वाह, मतलब चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि हम भारतीय हैं, हम पर हमला मत करना। बिल्कुल। ये कूटनीति और सैन्य कौशल का एक ऐसा बेहतरीन संतुलन था ना, बिना ईरान को उकसाए और बिना अमेरिका के छाते के नीचे आए अपने जहाजों को निकाल लाना, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अगर मैं ऐसे एक एनालॉजी दूं तो ये सच में एक भयानक तूफान के बीच सुई में धागा डालने जैसा काम था। बहुत खूब कहा। और विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत की समुद्री रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। भारत ने खुद को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में साबित कर दिया है। मतलब अब भारत अपने समुद्री रास्तों और हितों की रक्षा खुद कर सकता है। जी, और बात सिर्फ व्यापार की नहीं थी, इंसानों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु भी चलाया गया। हाँ, विदेश मंत्रालय ने हवाई क्षेत्र बंद होने के बावजूद 4,429 भारतीयों को सुरक्षित निकाला, और वो भी आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान के जमीनी रास्तों से। और यहाँ देखिए भारत के रिश्तों की ताकत। ईरान ने युद्ध के बिल्कुल बीच में भारत के विमानों के लिए मशाद का अपना एयर स्पेस खास तौर पर खोल दिया। क्या बात है। और वो जो 300 से ज्यादा भारतीय मछुआरे फंसे हुए थे, उन्हें भी तो निकाला गया। हाँ, उन्हें भी सुरक्षित वापस लाया गया। ये पूरी घटना वाकई साबित करती है कि संकट के समय एक स्वतंत्र विदेश नीति कितनी अहम होती है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो 2026 के इस युद्ध ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया है। और वो सबक ये है कि आधुनिक दुनिया में सिर्फ सैन्य ताकत ही सब कुछ नहीं है। दुश्मन की अर्थव्यवस्था के चोक पॉइंट्स जैसे हॉर्मुज़ जलमरुमध्य, इन्हें ब्लॉक करने की ताकत पारंपरिक हार के बावजूद एक बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार है। बिल्कुल। हमारी दुनिया की सप्लाई चेन और ऊर्जा आपूर्ति इस वक्त एक बहुत ही पतले धागे पर झूल रही हैं।
AWS डेटा सेंटर से लेकर आपकी LPG सप्लाई तक सब कुछ इतनी गहराई से जुड़ा है कि एक जगह लगी आग पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। और अंत में ये सारा विश्लेषण हमें एक बहुत ही ज्वलन सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर केवल 6 हफ्तों का ये युद्ध वैश्विक समुद्री व्यापार के नियमों को फिर से लिखने की ताकत रखता है, मगर ये देशों को मजबूर कर सकता है कि वो अपने साधारण व्यापारी जहाजों के साथ नौसेना के युद्धपोत भेजें, तो फिर फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार का भविष्य क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हॉर्मुज़ जैसे रणनीतिक रास्ते अब हमेशा के लिए एक सशस्त्र और तनावपूर्ण संघर्ष का क्षेत्र बन जाएंगे? इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। दुनिया सच में बहुत तेजी से बदल रही है और इस बिसात की अगली चाल क्या होगी, ये देखना अभी बाकी है।